नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये रीट मेंस का पेपर है, मैं साइंस का पेपर है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइंस के। क्यों देख रहे हैं? इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, जिसके भी सिलेबस में है साइंस, उन सभी के लिए काम के हैं। RSSMB के माध्यम से ये एग्ज़ाम ली गई है, ठीक है। और जैसे कि LDC है या फिर जितने भी जो जनरल साइंस है 10वीं तक के जो क्वेश्चन है, उन सभी के लिए काम का है। तो साइंस के क्वेश्चन देखना है इसमें, ठीक है। ये जो परीक्षा लगी है 18/1/2024 को लगी है, और आंसर की जो जारी की गई है वो जारी की गई है 27/2/24 को। चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं, साइंस के क्वेश्चनों को, ठीक है। ग्रहों की गति केपलर के नियम द्वारा अभी नियंत्रित होती है, बताइए क्या करें। वैसे ये 150 क्वेश्चन थे इसमें, जैसे कि सिर्फ 50 क्वेश्चन रहे हैं। बाकी के जो राजस्थान जी के थे ना क्वेश्चन, उनको पूरों को देख चुके हैं। शिक्षण विधि का अलग निकालेंगे, साइंस के अब निकाल ही रहे हैं, ठीक है। फिर और कुछ रहेगा मनोविज्ञान से संबंधित, वो अलग देख लेंगे। बताइए, ग्रहों की गति केपलर के नियम द्वारा अभी नियंत्रित होती है, कौन सा है इसमें, ठीक है। साइंस के देखना है। 144 में सी है, यानी कि ए और डी। ए और डी का मतलब है ए और डी, ए और डी, ए और डी। ग्रहों की गति केपलर के नियम द्वारा अभी नियंत्रित होती है। केपलर का दूसरा नियम एक तो ये है, ठीक है। इसके बाद में है क्षेत्रफल का नियम, कोणीय संवेग के। अब ये जो LDC का पेपर आएगा ना, ये जो 2026 का, ठीक है, वो सेम टू सेम इसी का ही आएगा, क्योंकि ये RSSB बोर्ड ने ही एग्ज़ाम ली है, और जो LDC है उसकी भी RSSB बोर्ड लेगा। जितने भी साइंस के हैं और जो RSSB बोर्ड की एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी पद की एग्ज़ाम हो, तो उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएंगे, तोड़ मरोड़ के वो दे देंगे, ठीक है। तो ए और डी। 144 में सी है, ठीक है। सी का मतलब है केपलर का दूसरा नियम, I क्षेत्रफल का नियम, कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम के तुल्य, किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अर्ध के घन के समानुपाती होता है। केपलर का दूसरा नियम क्या है, ये पढ़ता होना चाहिए। I क्षेत्रफल का नियम कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम के तुल्य है। किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घीय अक्ष के घन के समानुपाती होता है। 144 का मतलब है सी, ए और डी। आगे चलते हैं। नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया के लिए पूर्ण संतुलित समीकरण चुनिए। बताइए भाई क्या करें। देख लेते हैं आंसर अपने पे आता है नहीं है। बताइए, जो उत्तल लेंस है उसका प्रयोग कब किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग कब किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विटामिन ए की जो विटामिन डी मिलता है वो किससे मिलता है, ठीक, विटामिन डी। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है, बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी। तो 143 में देखते हैं क्या है, ए है। ए का मतलब है बी, ए का मतलब बी है। नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया के लिए संपूर्ण संतुलित समीकरण चुनिए, यानी कि ये है HNO3AQ प्लस NaOHAQ NaNO3AQ प्लस H2O। ये जो है ना, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल का ये सूत्र है, सोडियम का वो है, और वो जो है ना खाने का सोडा उसका सूत्र है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ये सब याद होना चाहिए भाई, वो पूछ लेता है। आई बात समझ में। HNO3AQ ये NCERT से उठा है ने 10वीं 143 में। HNO3AQ NaOHAQ NaNO3AQ प्लस H2O। H2O एक है। 143 में अपन क्या कर रहे हैं भाई, इसमें 143 गलती हो गई। नहीं गलती क्यों हुई है। 143 में ए है, ए का मतलब बी है ना, यानी कि ये है ए, ऑप्शन में ये है। समीकरण सुनिए, HNO3AQ NaOH। अब ये कुछ भी ध्यान नहीं है, अपन को छोड़ देते हैं। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त संदन होता है, ये बताइए। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, ठीक है। विटामिन बी की कमी से, जैसे कि बी से बी तो वेरी विटामिन बी की कमी से वेरी होता है। विटामिन सी है ना, तो स्कर्वी। विटामिन सी स्कर्वी, जैसे कि मसूड़ों से खून आना, ठीक है। और जो बाल है उनका सफ़ेद होना है ना, विटामिन सी की कमी से। नहीं, वो सफ़ेद होना वो को तो पता, उसका तो पता नहीं, लेकिन जब मसूड़ों से खून आना, और जैसे कि हाथ पैरों में वो बीमारी फटती है ना पैरों में, वो विटामिन सी की कमी से होता है वो, ठीक है। ये स्कर्वी है विटामिन सी। तो और एक और है कौन सा,
रेक्टस रोग किससे होता है? रेक्टस यानी कि वो सूखा रोग, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य का जो ताप है ना, उससे मिलता है, धूप से, विटामिन डी। इसके बाद में सी हो गया स्कर्वी, और विटामिन डी वो हो गया कौन सा? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस अलग है, स्कर्वी अलग। स्कर्वी में जैसे कि से आ रहा है स्कर्वी से, तो सी है ये, ठीक है। ए बी सी डी फिर ई, ये वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ए बी सी डी ई। फिर एफ तो कोई है नहीं है लेकिन वो ज़्यादा गहराई बड़ी बात हो जाएगी। फिर के, वो रक्त का थक्का जमाता है, विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएँ वो RBC है। श्वेत रक्त कणिकाएँ वो WCB है, WCB, ठीक है। जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है ना, वो WCB है, ये वो रहे RBC। जैसे कि जो प्लेट कम हो जाती है ना, वो यही है, RBC यूरिन की कमी हो जाती है तब होती है प्लेट गिरना, मतलब जो डेंगू हो जाता है, डेंगू है ना, डेंगू। और वो जो है ना, जैसे कि उत्तल लेंस का प्रयोग किस में करेंगे? यानी कि जैसे कि ये गाड़ी है, गाड़ी के जो देखने के लिए पीछे को जो कांच लेते हैं ना साइड में, उसमें करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। अवतल का यानी कि दूर की जो वस्तु है वो छोटी दिखेगी, ठीक है, अवतल का। और उत्तल अवतल, अब ये ऐसे है जैसे कि दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की नज़र तो सही है लेकिन उसकी निकट की खराब है, तो निकट के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल का करेंगे। अब जैसे कि वो देगा निकट दृष्टि दोष, निकट की नज़र तो सही है, दूर की खराब है, तो दूर के लिए किसका? अवतल का। कैसे याद कर रखा है भाई? अवतल है, अवतल में बड़ा नाम है, 4 भेर है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे किसमें? इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष की बात करेगा तो निकट की तो सही है, तो दूर के, तो निकट में करेंगे किसका? ये जो अवतल का, ठीक है। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है? 140 में है फिल्लोक्विनोन। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है? रक्त स्कंदन मतलब नीचे दिए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। फिल्लोक्विनोन है। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है? फिल्लोक्विनोन है, पता नहीं भाई। 140 में ए है। फिर ये तो साइंस से है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, प्रतिवर्ती कोण। अब ये तो कर देंगे अपन। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, है ना, 90 डिग्री से कम। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना, समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी कि सी में 4, तो सी में 4 अगर देखें, सी में अगर 4 देखें, सी में 4 अगर देखें, सी में 4 अगर देखें, दोबारा से देखते हैं। 139 में सी है, सी का मतलब ये है 3 1 4 2, 3 1 4 और 2 है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम, सही है ना, 90 से कम न्यून कोण। अधिक कोण का मतलब होगा 90 से अधिक, ये बिल्कुल सत्य है। समकोण इसमें कोई समस्या नहीं है। अब प्रतिवर्ती कोण, इसका पता नहीं है भाई। प्रतिवर्ती कोण 180 और 360 डिग्री है। प्रतिवर्ती कोण 180 यानी कि 180 से अधिक है लेकिन वो 360 से कम है। प्रतिवर्ती कोण 180 से अधिक है, 360 से कम है प्रतिवर्ती कोण। दोबारा से देखते हैं। न्यून कोण ये 90 से कोण कम हो जाएगा। अधिक कोण का मतलब है 90 से अधिक, ठीक है। समकोण का मतलब है जो, जैसे कि भाई ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है तो ये 90 का, ठीक है। और न्यून कोण का मतलब है जैसे कि भाई जो त्रिभुज है, तीनों कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये जो न्यून कोण का मतलब है ये 90 डिग्री से कम मिलेगा 1। आई बात समझ में? यानी कि ये तीनों है ना, ये 90 डिग्री से कम होंगे। न्यून कोण का मतलब ये है। समकोण का मतलब ये है कि जो एक कोण है ना, एक कोण वो 90 का ही रहेगा। ये नहीं है कि भाई हर एक है ना जो उसका रहेगा 90 का रहेगा। आई बात समझ में? समकोण, तो फिर समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। अधिक कोण का मतलब है 90 से
180 है, ठीक है। 90 अधिक कोण 90 से प्लस है, समकोण का मतलब 90 है, यानी एक कोण वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब रही बात न्यून कोण, यानी कि वो 90 से कम होगा। प्रतिवर्ती कोण याद नहीं है, तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब है 180 से अधिक और 360 से कम। आगे चलते हैं, ये क्या है भाई, पता नहीं है, तो साइंस का भी नहीं है ना, छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। पशुधन मवेशियों के लिए राजस्थान की प्रथम लिंग सेक्स वो ये जयपुर है, ये जयपुर, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, राजस्थान फर्स्ट सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब फॉर कैटल इन ए एनग्रेटेड एट। 133 में डी है, जयपुर है। वनस्थल विद्यापीठ कहाँ है, टोंक में है। आगे चलते हैं, खलकाणी ये जो भावगढ़ बंध्या है, जयपुर में देख चुके हैं ना क्वेश्चनों को, 2 बार देख चुके हैं। आगे चलते हैं, फिर निम्नलिखित संबंधों को आनुवांशिक समरूपता के वृद्धिमान यानी वृद्धिमान बढ़ता हुआ, आसमान यानी कि घटता हुआ क्रम में व्यवस्थित करें। तो देख लेते हैं 130 में क्या है, बताइए क्या करें 130 में, दीजिए आंसर। 130 का मतलब है बी का मतलब ये है, यानी कि एक के बाद में फिर 2 है, 2 के बाद में फिर 3 है, 3 के बाद में फिर 4 है। सबसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित संबंधों को आनुवांशिक समरूपता के वृद्धिमान से यानी कि बड़ा से छोटा, आई समझ में, ऐसे रखना है, बड़ा से छोटा आसमान में करता है, यानी कि गिरते हुए क्रम में। तो फिर अगर देखें तो समरूप जुड़वा के बाद में भातृत्व जुड़वा है ना, जुड़वा आ गए। इसके बाद में फिर सहोदर है, सहोदर के बाद में फिर कजन ममेरा चचेरा फुफेरा है ना, ये है। वृद्धिमान से वृद्धिमान यानी कि ये अवरोही से आरोही पूछ रहा है, इस प्रकार से। तो फिर समरूप जुड़वा, फिर भातृत्व जुड़वा, फिर सहोदर, फिर कजन, यानी कि पहले आ जाएगा समरूप जुड़वा यानी समान जुड़वा, ठीक है। फिर भाई जुड़वा, यानी भाई जुड़वा से पहले है समरूप जुड़वा, भातृ जुड़वा, सहोदर, कजन, ममेरा चचेरा फुफेरा, पहले ये करते थे भाई ये कजन क्या है, इंग्लिश शब्द दे कजन। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन से उचित नहीं है, ये साइंस के क्वेश्चन है। 129 में डी है, बस साइंस के नहीं मैथ के। 129 का मतलब ये है, कौन से उचित नहीं है, तो सी डी को हटा देते हैं, सी और डी को। माध्यमिका घटित डाटा का मध्य मान होता है, बहुलक डाटा का सबसे अधिक प्रचलित मान होता है। माध्यमिका छठित का मतलब क्या है भाई, माध्यमिका छठित डाटा का मध्य मान होता है, जैसे कि 7 129 में डी है, डी का मतलब ये है, सी और डी उचित नहीं है, इनको हटा देते हैं। माध्यमिका छठित डाटा का मध्यमान होता है, जैसे कि 7 संख्या है तो उसमें बीच का मध्य होगा ना, वो है माध्यमिका छठित डाटा का मध्यमान होता है। बहुलक डाटा का सबसे अधिक प्रचलित मान होता है, ठीक है। ये दोनों सत्य है इसमें। आगे चलते हैं, फिर निम्नलिखित कौन से कथन उचित है, ये मैथ के अलग देखेंगे मैथ को। इसके बाद में दंड, पाई चार्ट, आवर्ती बहुभुज है ना, मैथ के अलग निकालेंगे क्वेश्चनों को। फिर क्योंकि ये मैथ इस प्रकार की नहीं है कि चल भाई वो पेन रजिस्टर से करनी पड़ेगी, ये वो तथ्य है, वो अगर आते हैं तो हो जाएंगे है ना, तो वो जब याद करना ज़रूरी है उनको। दृश्य ये वो है शिक्षण विधि। इसके बाद में आगे चलते हैं, फ्राइड के ये वही है मनोविज्ञान, इनको देख लेंगे। बताइए 30 ग्राम जी कार्बन में कार्बन की मात्रा मोल में क्या है, ओम के नियम थे क्या है, 120 में क्या है भाई, 120 में भी है, 2.5 मोल है, 2.5 मोल है। आगे चलते हैं, 2.5 मोल है। फिर ये वही है, माध्यिक माध्यिका माध्यस्थ बहुलक मोड, बढ़ते क्रम व्यवस्थित करें। फिर है ना, ये राजस्थान से है। आगे चलते हैं, सीमा सुरक्षा बल,
ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया था। सीमा सुरक्षा BSF के दौरान राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया था 116B अगस्त 2025 है। फिर अब बताइए, सभी अनिवार्य एमिनो अम्लों का संश्लेषण शरीर में पर्याप्त मात्रा में होता है। वसा ऊतक का मुख्य कार्य वसा लसीकाणुओं काइलोमाइक्रोन से ट्राइग्लिसराइडों को निकालना है। गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों में ग्लूकोज के बदलने की देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। इसमें NCERT से उठाया है 15 में डी है। डी का मतलब है बी और सी सही है, ये और ये। वसा ऊतक का मुख्य कार्य वसा लसीकाणुओं काइलोमाइक्रोन, ठीक है, से ट्राइग्लिसराइडों को निकालना है। वसा ऊतक का मुख्य कार्य वसा लसीकाणुओं काइलोमाइक्रोन से ट्राइग्लिसराइडों को निकालना है। गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया ग्लूकोज वजनन ग्लूकोनिओजेनेसिस कहलाती है। दोबारा देखते हैं बी और सी 15 में बी और सी है। वसा ऊतक का मुख्य कार्य वसा लसीकाणुओं काइलोमाइक्रोन से ट्राइग्लिसराइडों को निकालना है। गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया ग्लूकोनिओजेनेसिस कहलाती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलती है सबसे ज़्यादा? वो मिलती है जैसे कि बाजरे से, गुड़ से, है ना, वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ऊर्जा होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट में, एनर्जी। आगे चलते हैं। वसा जैसे कि घी वगैरह से मिलती है। वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, वसा से। आगे चलते हैं। 115 में बी सही है, 115 में डी है। डी का मतलब हो जाएगा बी और सी 14। वृत्त के केंद्र के बराबर दूरी जिब्बियों की लंबाई बराबर होती है। वृत्त पर किसी चाप द्वारा, ठीक है, मैथ के हैं ये। इसके बाद में आगे चलते हैं। साइंस के देखना है अपन को। WAISR निष्पादन उप परीक्षण में भाग है। क्या है भाई बताइए, इसमें कौन से परीक्षण WAISR? 112 में बी है। 112 में बी का मतलब हो जाएगा BCE B, C और E। अंक प्रतीक, ब्लॉक डिजाइन, चित्र व्यवस्था। ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात। कौन से परीक्षण WAISR निष्पादन उप परीक्षण के भाग हैं? अंक प्रतीक है, ब्लॉक डिजाइन है, चित्र व्यवस्था है। अंक प्रतीक है। अच्छा, अंक प्रतीक का मतलब है डिजिटल सिंबल्स। ब्लॉक डिजाइन मतलब ब्लॉक, ये डिजाइन ही है। चित्र व्यवस्था, पिक्चर अरेंजमेंट। अंक प्रतीक, ब्लॉक डिजाइन, चित्र व्यवस्था। WAISR निष्पादन उप परीक्षण के भाग हैं। WAISR निष्पादन उप परीक्षण के भाग है। अंक प्रतीक, ब्लॉक डिजाइन, चित्र। आगे चलते हैं, चित्र व्यवस्था। फिर आगे चलते हैं, है ना, इनको देख चुके हैं। फिर आगे चलते हैं। जन सूचना पोर्टल राजस्थान सरकार ने 2019 में ना ये देख चुके हैं। समबाहु है ना, देख ये समबाहु है ना, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। सभी भुजाएं समान हो। सम दी आ रहा है तो दो है, दो भुजाएं समान हो। समकोणीय जिसके सभी कोण, है ना, समकोण सभी भुजाएं समकोणीय एक कोण 90 कर दें क्या इसमें? विषम कोण सभी भुजाएं विभिन्न हो। हाँ, तो फिर देखते हैं इसमें क्या है। 108 में 8 का मतलब है बी, 8 का बी का मतलब है 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। समबाहु सभी भुजाएं समान। समद्विबाहु दो भुजाएं समान है ना, दी यानी दो। समकोणीय एक कोण है ना 90 डिग्री है, वो आ जाएगा। यही नहीं है कि भाई त्रिभुज, जैसे कि त्रिभुज है तो उनका तीनों का योग 9 × 9 = 180 होता है। जब 9 × 9 = 9 × 27 वो तो अलग हो जाएगा ना। 60 होता है, 60 तो वो बात ही नहीं है। समकोण की बात हो तो एक कोण वो 90 होगा, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो। समकोण एक कोण 90 है। विषमबाहु सभी भुजाएं विभिन्न हो, नाम से ही पता चल रहा है। आगे चलते हैं। ये बताइए भाई, कोशिका विभाजन के दौरान जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर इनके बीच होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है इन कॉल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन। तो फिर 106 में सी
सी का मतलब है सी, ठीक है, ये है इसमें सी, एन के बीच होता है। तो कहने का मतलब कुछ समझ में नहीं है ये बात। कोशिका विभाजन के दौरान जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर एन के बीच होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन में समजात समसूत्रों के अभेगिनी अर्धसूत्रों के बीच, अर्धसूत्रीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों के, अच्छा, समजात गुणसूत्रों के यानी एक जैसे गुणसूत्र अभेगिनी अर्धसूत्रों के बीच, है ना, याद रखना भाई। ये एनसीईआरटी से उठा है ना, ये सिलेबस करेंगे, वैसे पढ़ेंगे पार्ट, लेकिन क्वेश्चन तो देख लेते हैं कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे नहीं और पढ़ने लग जाएंगे तो पता होना चाहिए दिमाग में कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये पढ़ना है। निम्नलिखित में से आत्मस्वयं के कोष को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक व्यवस्थित कीजिए। आत्म या स्वयं के कोष, स्वयं कोष मतलब अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीट कोर्स ऑफ ए सेल फ्रॉम लोअर ऑफ लेवल ऑफ हायर लेवल। 105 में सी है। सी का मतलब है BACED, BA है ना, सी है इसमें, सी है। तो फिर कोष को निम्नतम स्तर से उच्चतम, यानी कि निम्नतम से इस प्रकार से जाना है, यानी कि आरोही में जाना है। बी ले लिया 1, इसके बाद में 2 ले लिया, फिर C 3 पे है, इसके बाद में E 4 पे है, और जो D है वो D लास्ट में ही है। पहले है अन्नमय कोष, निम्नलिखित में आत्मस्वयं के कोष को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर, है ना, यानी कि क्रम से ही जाना है अपन को। तो सबसे पहले आता है अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष है, फिर मनोमय कोष है, फिर विज्ञानमय कोष है, नहीं सबसे ऊपर है आनंदमय कोष। अच्छा, ये साइंस का तो नहीं, शायद मनोविज्ञान का है ये। अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, मनोमय कोष, है ना। तो सबसे पहले अन्न है, फिर प्राण है, मनो है, फिर विज्ञान है, विज्ञान से ऊपर आनंद। बड़े क्वेश्चन दिया था। आगे चलते हैं, जंतर मंतर। फिर जंतर मंतर कानुसार पुराने से नए व्यवस्थित करें, ये देख चुके हैं। सूर्यों के चारों ओर ग्रहों की कक्षा, बताइए भाई। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा का वर्णन उसकी अर्ध दीर्घ ए, उसकी उत्केंद्रता ई के द्वारा दिया जाता है। शून्य उत्केंद्रता व वृत्ताकार कक्षे तदनुरूपी होते हैं। शून्य से अधिक तथा 1 से कम उत्केंद्रता दीर्घवृत्तीय कक्षा में तदनुरूपी होते हैं। पृथ्वी कक्षा की उपकेंद्रता का मान है 102 में सी है 0.0167 सी है भाई। फिर अरावली श्रृंखला, इसके बाद में ये निःशुल्क बड़ा है। शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करें सरल से जटिल, शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करें सरल से जटिल, उन्होंने ये मनोविज्ञान के अलग देख लेंगे। अश्विनी बिश्नोई है, ये मैथ का है ये। फिर गणित शिक्षण प्रमुख चुनौती है, बताइए कौन सी चुनौती है। समय प्रबंध की है, मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ है, पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता है, शिक्षकों की अनुपस्थिति है। जब है ना सबसे बड़ी चुनौती, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, शायद ये हो सकती है 96 में बी, हाँ 96 में बी सही है। गणित अधिगम के लिए निम्न से कौन सी विधि सबसे उचित है। तो फिर व्याख्यान तो नहीं, ये तो किसी की भी नहीं होती, ये होनी चाहिए बेस्ट, है ना, हॉरिस्टिक विधि। 95 में बी सही है, खोज विधि। फिर ज्ञान रचना, ये मनोविज्ञान के है ना, छोड़ते हैं। फिर वर्ग को पूरे, ये साइंस के हैं एवं मैथ के। विषयगत अवबोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। विषयगत अवबोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। बाण में, तो बाण में है ये जो है किससे, मर्रे और मॉर्गन है भाई, मर्रे और मॉर्गन। विषयगत अवबोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। बाण सी है, मर्रे और मॉर्गन। आगे चलते हैं। फिर ये बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण समान होते हैं, ठीक। एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। एक त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं,
दो अधिक कोण, दो अधिक कोण का मतलब है नहीं अधिक कोण का मतलब है 180 से लेके 360। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 तो होता है। देखते हैं 90 में क्या मान रहा है। 90 में बी है। बी का मतलब है केवल ए और बी, केवल ए और बी, ए और बी। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, ये बात सही है। तीनों को एक त्रिभुज के कोणों का, हाँ तो तीनों का कोण है ना, उनका योग 180 होगा। ठीक है, 90 से अधिक है वो अधिक कोण हो जाएगा, और जो 90 से कम है वो न्यून कोण हो जाएगा समद्विबाहु, और फिर विषमबाहु है ना। तो फिर ये समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं, एक त्रिभुज के कोणों का 180 होता है। आगे चलते हैं। कुएं और नलकूप, एक संख्या में उसे के घटाने में 200 बाद आता है तो संख्या है। मैथ ऐसी नहीं थी, मैथ ऐसी दी थी फैक्टवाड़ी, ठीक है ना, अभ्यासवाड़ी नहीं है। वो आना चाहिए यहाँ पे कि भाई क्या किसे किसे कहते हैं। आगे चलते हैं। ढूंढानी, फिर भारतीय वन रिपोर्ट, इसके बाद में ये साइंस का है। बताइए क्या करें इसमें। 84 सी है। सी का मतलब है ए और सी, ए और सी, ए और सी। नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर उष्माशोषी होती है। उष्माशोषी है ना। उष्माशोषी का मतलब जैसे कि ये कुछ चीज़ है उससे शोषित कर रहे हैं अपन, है ना, खींच रहे हैं उसको, वो तो शोषी है। और छेपी मतलब जैसे कि वो चीज़ रह चुकी है, जैसे कि ये पृथ्वी है, सूर्य की किरण आई आने के बाद में वो जा नहीं रही है, कुछ गैसें के साथ क्रिया करके यहीं रह जाती है, फिर वो ये गर्म हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? उष्मा छेपी बोलते हैं। ठीक है, उष्मा शोषी तो वो जो उष्मा का शोषण कर लेता है वो है, इसी वजह ग्लोबल वार्मिंग। उष्मा छेपी, छेपी शोषी, ठीक, नाम से ही पता चल रहा है। ए और सी। नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर उष्मा शोषी होती है। नाइट्रोजन का ज़्यादा कितने परसेंट है? 78। इसके बाद में ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.003 है ना, ये शायद ये होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका। तो ऑर्गन का कितना है? अमोनिया का अणु आकार में एक त्रिभुजीय पिरामिड है। नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर उष्मा शोषी होती है। अमोनिया का अणु आकार में एक त्रिभुजीय पिरामिड है। 84 में सी है। 84 का मतलब है सी का मतलब है ए और सी, है ना, ये दोनों सही। अमोनिया का अणु आकार में एक त्रिभुजीय पिरामिड है। उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्तियों का ना पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा भी देख लेते हैं, शानदार क्वेश्चन है। 83 में बी है। बी का मतलब है ये गलत है बस। वे मध्यम चुनौतीपूर्ण कार्यों पर काम करने को प्राथमिकता देते हैं जिनमें सफलता प्रत्याशित होती है। जब वे सफल होते हैं तब वे यथार्थवादी ढंग से अपनी आकांक्षा के स्तर को बढ़ाते हैं। वे उन परिस्थितियों में कार्य करना पसंद करते हैं जिनके परिणामों पर उनका कुछ नियंत्रण होता है। आगे चलते हैं। विज्ञान शिक्षण, विज्ञान के तो कम ही क्वेश्चन आए हैं इसमें। 150 देख रहे थे अपन, 81 तक आ चुके हैं। हाँ ये रही है 80 में बी है। बी का मतलब है 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और ये 2 है। चिकन पॉक्स यानी कि ये रोग है, रोगाणु एवं संबंधित पद है। चिकन पॉक्स किससे होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस, विषाणु वो पूछता है हवा के माध्यम से कौन होता है। विषाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। वी से विषाणु, वी से बैक्टीरिया। तो फिर जीवाणु का मतलब क्या है भाई? जीवाणु का वायरस, विषाणु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु है। रूबेला, अरुणचर्मता, जर्मन डिश, रोगाणु एवं संबंधित पद। मम्स, गलसुआ, मम्स यानी कि गलसुआ, ठीक। रूबेला वायरस, गलसुआ हो जाता है ना, रूबेला वायरस से होता है ये। डिप्थीरिया, कोरोनिबैक्टीरियम, रूबेला वायरस, गलसुआ, रूबेला वायरस।
दोबारा से देखते हैं 80, 80 में बी है, बी का मतलब है 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और 2 है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु है। रूबेला अरुण चरमेता जर्मन मीजल्स रोगाणु एवं संबंधित पद। मम्स यानी कि गलसुआ, मम्स को गलसुआ बोलते हैं, वो गुमड़ी हो जाती है ना, उसको बोलते हैं मम्स गलसुआ। रूबेला वायरस। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम। दोबारा से करते हैं। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु। रूबेला अरुण चरमेता ये जर्मन मीजल्स है। मम्स गलसुआ, रूबेला वायरस। अरुण चरमेता है ये, है ना, अरुण चरमेता। डिप्थीरिया कोरिन बैक्टीरियम। विषाणु को बोलते हैं क्या? वायरस, विषाणु वायरस। आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैथ के हैं। एक शंकु बताइए, निम्न में से कौन से कथन उचित है? निम्न में से कौन से कथन उचित है? बताइए भाई, क्या है इसमें? 76 में ए है। ए का मतलब है ए और टी, 76 का मतलब है ए का मतलब है ए का मतलब है ए और बी। 76 मतलब ए मतलब ए बी का मतलब हो जाएगा ये और ये। दोबारा देखिए, कौन से कथन उचित है? समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियॉन अंक के परमाणु तत्व के समस्थानिक होते हैं। वे यौगिक जिन्हें धातु तत्व नहीं होते, वे पारूपिक रूप से विभक्त अणु से सह संयोजिक यौगिक बना सकते हैं। कुछ बात आई नहीं आई समझ में? दोबारा से देखते हैं, एनसीईआरटी से उठाया है। समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियॉन अंक के परमाणु तत्व से समस्थानिक होते हैं। दोबारा से देखते हैं, समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियॉन अंक के परमाणु तत्व के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक। वे यौगिक जिनमें धातु तत्व नहीं होते, वे पारूपिक रूप से विभक्त अणु के सह संयोजक यौगिक बना सकते हैं। दोबारा से देखते हैं, समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न, ने ये क्वेश्चन, ये जैसे कि पाठ है, अब पाठ में से ये लाइन उठाई है बस इन्होंने। ठीक है, समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियन, तो जो सिलेबस में वो पाठ पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएस हो। समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियन अंक के परमाणु तत्व के समस्थानिक होते हैं। वे यौगिक जिनमें धातु तत्व नहीं होते। ठीक है, ये बताइए, ये जो है सोडियम किस प्रकार का है? इसमें धातु है या नहीं है? यहाँ पर वह तत्व कौन सा है तो चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, यहाँ पर जो केरोसिन में रखा जाता है ना, वो है, लेकिन वो क्लियर याद नहीं आ रहा है। समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियन अंक के परमाणु तत्व के समस्थानिक होते हैं। वे यौगिक जिनमें धातु तत्व नहीं होते, वे पारूपिक रूप से विभक्त अणु के सह संयोजक यौगिक बना सकते हैं। समझ में तो है नहीं आई बात। आगे चलते हैं। रक्षा प्रणाली समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है। इस विधि में ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन है और ये मैथ का है। अक्ष के समानांतर प्रतिच्छेदी रेखा है। अक्ष का ये तो समझ में नहीं आई। फिर आगे देखते हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इनको पढ़ चुके हैं। इसके बाद में ये साइंस से है, इसको देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया है और संबंधित मास, बिंदी लगनी चाहिए थी, मास, पेशी या प्रक्रियाएँ। 72 डी है। डी का मतलब हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ये और छोटा हो जाए तो अच्छी बात नहीं होगा। 2 3 1 4, 2 3 1 है ना, 2 3 1, फिर 4 का 4। ये अंतःश्वसन या फिर निःश्वसन वाय अंतराशीय पेशी या डायफ्राम संकुचित होती है। उच्छ्वसन का मतलब है वाय अंतराशीय पेशी या डायफ्राम पट शिथिल होते हैं। गहन अंतःश्वसन स्किलेनिन या स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड उरोजोस्त्रुक कर्णमूलिका पेशिकाएँ। दोबारा से देखिए, अंतःश्वसन या फिर निःश्वसन वाय अंतराशीय पेशी तथा डायफ्राम संकुचित होती है।
फिर उच्च व्यसन, वाय अंतराशीय पेशी और डायफ्राम पट शिथिल होते हैं। वाय अंतराशीय पेशी और डायफ्राम पट शिथिल होते हैं। उच्च वसन। गहन अंतःश्वसन, स्केलिन और स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड उत्तेजक कर्णमूल पेशियाँ। बलात् उच्च वसन, आंतरिक अंतराशीय पेशियाँ तथा एब्डोमेन संकुचित होती है। बलात् उच्च वसन। अब ये तो समझ में आ रहा है ना, लेकिन ये इधर के वाले ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक भाई, दोबारा देखा क्या इसमें। 72 में डी, 72 में डी का मतलब है 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1। अंतःश्वसन निश्वसन, बाह्य अंतराशीय पेशी तथा डायफ्राम संकुचित होती है। उच्च वसन, बाह्य अंतराशीय पेशी और डायफ्राम पट शिथिल होते हैं। गहन अंतःश्वसन, स्केलिनस और स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड उत्तेजक कर्णमूल पेशिकाएं। और 4 का 4 है। बलात् उच्च वसन, आंतरिक अंतराशीय पेशियाँ तथा एब्डोमेन संकुचित होती है। आगे चलते हैं, सही कथनों को चुनें। तो फिर 71 में बी है। बी का मतलब है ए और डी है। ए और डी ये सही है। तनु विलयनों तथा आदर्श गैसों के लिए रासायनिक विभव उसकी सांद्रता का लॉगरिथमिक फलन होता है। क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे भाई एलडीसी में। ठीक है, 10वीं की एनसीईआरटी ये है। आदर्श विलयनों में विलेयक और विलायक दोनों रूलेट के नियम का पालन करते हैं। दोबारा से, तनु विलयनों तथा आदर्श गैसों के लिए रासायनिक विभव उसकी सांद्रता का लॉगरिथमिक फलन होता है। आदर्श विलयनों में विलेयक और विलायक दोनों रूलेट के नियम का पालन करते हैं। तनु विलयनों तथा आदर्श गैसों के लिए रासायनिक विभव उसकी सांद्रता का लॉगरिथमिक फलन होता है। आदर्श विलयनों में विलेन और विलायक, विलेन और विलायक क्या होता है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। जो विलीन होता है वो विलेयक है शायद। विलेयक और विलायक दोनों रूलेट के नियम का पालन करते हैं। रूलेट का नियम क्या है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रकृति होती है। बताइए कैसी प्रकृति होती है। 70 में डी प्रकृति होती है प्रोटॉन के छेद की या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है ना, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रवृत्ति होती है। अम्ल और क्षार, प्रोटॉन के छेकी या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की। प्रोटॉन के छेकी या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की। प्रोटॉन के छेकी या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की। नीचे दिए गए तत्वों को उनके गलनांक अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम। तो फिर 69 डी, डी का मतलब है सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी सी सी डी बी ए। तो फिर ऑर्गन दोबारा से देखते हैं। नीचे दिए गए तत्वों को उनके गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो सबसे ज़्यादा गलता है, यानी कि भाई कम गल रहा है और वो और ज़्यादा जल्दी गल जाता है, और ज़्यादा जल्दी गल जाता है, वो है ये। तो जैसे कि आर्गन, ठीक है, बढ़ते हुए आर्गन से भी जल्दी गलता है कौन सा, फास्फोरस है ना। ये ए आर भी पूछ सकता है, वो आर्गन ए आर, फास्फोरस का पी। फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ठीक, एम जी। सोडियम ना है, सोडियम का याद करना पड़ेगा। बाकी तो जैसे कि एम जी का मैग्नीशियम हो जाएगा, आर्गन का ए आर हो जाएगा, फास्फोरस का पी है। तो क्रम कौन सा है, आर्गन आ जाएगा फर्स्ट पे, आर्गन के बाद में फास्फोरस है, ठीक है, आर्गन, आर्गन के बाद में फास्फोरस, आर्गन फास्फोरस है, आर्गन फास्फोरस है, ठीक है। इसके बाद में मैग्नीशियम, फिर सोडियम। ये सोडियम ही होता है जिसको जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है और शायद चाकू से काटा जा सकता है ना, कुछ ऐसे है। ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है ये सोडियम। सोडियम बताइए कौन सा चाकू से काटा जाता है, कुछ ऐसे है। ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है ये सोडियम। तो फिर आर्गन फास्फोरस, आर्गन फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम। ये भी ना ध्यान रखना है भाई, ऐसे ही नहीं है कि चल भाई
वो सिर्फ ये नहीं देगा, ये दे देगा Na किसका है, Mg किसका है, Ar किसका है, P किसका है। आई बात समझ में। फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, तो 68 में ये है, ए का मतलब है बी और सी, बी और सी, बी और सी का मतलब है ये और ये है। निम्न से कौन से कथन गलत है, तो इनको हटा देते हैं। रक्त में CO2 तो किसको बोलते हैं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। तो फिर ये बताइए कार्बन डाई मोनोऑक्साइड किसको बोलते हैं, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं। रक्त में CO2 अभिगमन के दौरान क्लोराइड आयन C1 प्लाज्मा के RBC में, ठीक है, लाल रक्त कणिका हैं ये, RBC में जाते हैं। ये क्लोराइड एक्सेप्टिंग स्थानांतरण से संबंधित है। फिर अम्लता के बढ़ने के साथ O2 के लिए, O2 ऑक्सीजन है, O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधुता कम हो जाती है। दोबारा देखते हैं, रक्त में CO2 अभिगमन के दौरान क्लोराइड आयन Ci प्लाज्मा के RBC में आते हैं। ये क्लोराइड एक्सेप्टर स्थानांतरण से संबंधित है। अम्लता के बढ़ने के साथ O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधुता कम हो जाती है। अम्लता के बढ़ने के साथ O2 के लिए हीमोग्लोबिन बंधुता कम हो जाती है। अम्लता के बढ़ने के साथ O2 के लिए हीमोग्लोबिन बंधुता कम हो जाती है। अम्लता के बढ़ने के साथ O2 के लिए हीमोग्लोबिन बंधुता कम हो जाती है। साइंस है भाई, ये पाठ पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगी बात। आगे चलते हैं। ओम का नियम, ओम के नियम थे। ओम का नियम किसी चालक की विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 65 ए, तो फिर 65 में ए है, तो ए का मतलब है बी और सी, उपयुक्त चुने बी और सी, ये है भाई। ओम का नियम किसी चालक की विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। ओम के नियम का सदिश रूप ई पीजे है। अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता। अर्धचालक का मतलब ये है जैसे कि उसमें करंट तो आता है लेकिन इतना नहीं आता, जैसे कि लकड़ी। अर्धचालक जैसे कि चांदी है, चांदी जो विद्युत धारा का अच्छा सुचालक है, ठीक है। तो ओम के नियम का सदिश रूप है ई बराबर पीजे। ओम के नियम का सदिश रूप है ई बराबर पीजे। अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अर्धचालक। तो ठीक है, अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं इनको बाद में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। ऑथेंटिक पढ़ें, सही पढ़ें, बार बार पढ़ें, आराम से समझते हैं। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।